नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में ऑल 54 सेट में जो साइंस के सवाल पूछे गए थे 270 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं, जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ये एग्जाम आपके एसएससी जीडी का 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक टोटल 54 सेट में हुआ था, जिसमें साइंस के लगभग 270 सवाल पूछे गए थे। ये सारे सवाल एक ही वीडियो में कवर होने वाला है, तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना। इसकी पीडीएफ फाइल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप क्लिक कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है। बाकी अदर इंपॉर्टेंट जीके के सवाल की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये सभी साइंस के इंपॉर्टेंट 270 सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कवर कराएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। ये पास यदि आप इसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो 400 रुपये का पास है वो 280 रुपये में, इसकी वैलिडिटी अभी और एक्सटेंड कर दी है। यदि आप अभी एनरोल करते हो तो 12 मंथ की बजाय आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिलने वाली है, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित जो पैटर्न रहता है उसी इंटरफेस से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में पूछे गए सभी साइंस के सवाल है। देखते हैं आपके सामने पहला सवाल, टेरलिन एक किस प्रकार का बहुलक है। तो टेरलिन का पूछा है, टेरलिन का एक प्रकार है पॉलीएस्टर। ठीक है, टेरलिन जो बहुलक है वो पॉलीएस्टर प्रकार का बहुलक हो जाएगा। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टेरलिन है जो किस एकलक इकाइयाँ इनकी पूछ ली जाती है। तो टेरलिन को डेक्रोन भी बोला जाता है, जो टेरलिन है इसको डेक्रोन बोला जाता है, और ये मिलकर बना होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड की जो एकलक यूनिट है, इनके बहुलीकरण से जो बहुलक बनता है वो टेरलिन है, और इससे पॉलीएथिलीन टरथेलेट के नाम से भी जाना जाता है। अब टेरलिन की बात करें तो इसका उपयोग किस में होता है? उपयोग मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में, इसके अलावा बेल्ट, रस्सी, नावों की पाल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी अन्य जब बहुलक की बात हो रही है, बहुत बार पॉलीथीन का पूछा जाता है, वो किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन है वो एथिलीन का बहुलक हो जाएगा। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इसका फॉर्मूला है, ये पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। नायलॉन 6 का बहुत बार पूछा जाता है, तो ये पॉलीएमाइड है, और जो नायलॉन 6 है इसकी एकलक यूनिट कौन सी है? तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है नायलॉन 6। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, म्यूटेशन हिंदी में बोले तो उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? उत्परिवर्तन जो शब्द का अर्थ यहाँ पर आनुवांशिक गलती हो जाएगा। अब देखिए म्यूटेशन है क्या? जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ये कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण है उनकी वजह से, रासायनिक तत्व या वायरस से भी ये पैदा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, किसका व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए या फिर जो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है वो सीएनजी को बोला जाता है, और सीएनजी किससे मिलकर बना होता है? मिथेन से। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये मिथेन है, इसमें ज़्यादातर रहता है CH4 रहता है, तो आपको मिथेन करेक्ट करना था। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य? ध्वनि का पूछा तो एक औसत मानव की सर्व सीमा है जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से, जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उनको मानव है वो सुन सकता है, जो उनके सर्वे सीमा रहती है, जो कि सही स्टेटमेंट है। आपको गलत असत्य स्टेटमेंट पहचानना है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, ये भी करेक्ट है। असत्य में तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, ऐसा नहीं है। माध्यम और तापमान पर ध्वनि डिपेंड करती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की स्पीड है वो अलग अलग, जो चाल गति है वो अलग अलग रहती है, तो यहाँ पर समान सभी माध्यम में नहीं रहती, तो ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ध्वनि के रेफरेंस में। ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता रहती है, तो निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? जब किसी माध्यम में जैसे तरंग संचरण हो रहा है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश, जिस दिशा में तरंग चल रही है माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं। इसके विपरीत अनुप्रस्थ होती है जो कि लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण। अब आपको पूछ ले कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? याद रखना है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे
तरंगे हैं, न कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आपको दे रखा था जो सही गलत स्टेटमेंट में कि तापमान और माध्यम की ध्वनि निर्भर नहीं करती है, समान रहती है, ऐसा नहीं है। ध्वनि जो किससे बना हुआ मीडियम है, मटेरियल है, उस पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर टेम्परेचर रहता है उस पर भी डिपेंड करती है। मैं बताऊं टेम्परेचर के रेफरेंस में, तो टेम्परेचर की बात करें, तापमान है, जैसे कि साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे हैं, वो जो वार्म एयर है, जो गर्म एयर में ध्वनि वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज चलती हैं, और इसके सापेक्ष जो ठंडी एयर है उसमें ध्वनि की चाल है वो स्लो रहती है, जो कि कम रहती है। और बाकी यहाँ पर अगले सवाल की ओर देखें, और उससे पहले देखिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और बहुत बार पूछा जाता है ध्वनि की जो स्पीड है, वेग है, वो सबसे अधिक किस माध्यम में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में रहता है। तो ये ध्वनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब अगला सवाल पूछा गया है जो आपकी एक फॉर्मूले से है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। जड़त्व आघूर्ण पूछा है, एक ठोस गोले का एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाला जो ठोस गोला है, केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण आपको पूछा है, तो वो हो जाएगा 2mr² यानी 2/5 mr², इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। वैसे जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला रहता है इनर्शिया, जो I बराबर mr² होता है, और जो इसकी ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है तो इसका मीटर स्क्वायर है, एम द्रव्यमान है तो ये किलोग्राम हो जाएगा। और जो जड़त्व आघूर्ण है उसका प्रतीक है वो आई या फिर कभी कभी जे के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, किसी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति, जो पिंड है उसको घुमा रहे हो, घूर्णन करा रहे हो, घूर्णन की दर का जो परिवर्तन हो रहा है, दर चेंज हो रही है, उसके प्रति जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसकी माप ही उसका इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है। और किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, साथ ही साथ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहते हैं। घर्षण बल की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी थी। तो घर्षण बल क्या होता है, दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति का प्रतिरोध होता है, वही घर्षण बल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सौर मंडल की खोज किसने की थी। कॉपरनिकस ने की थी। इजी सवाल है, सभी को पता होगा, सौर मंडल की खोज है वो कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। बाकी जो निकोलस कॉपरनिकस हैं, ये एक पोलिश खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे, इन्होंने ही सौर मंडल की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं। और बाकी आपको यदि पूछ लें कि दी रेवोल्यूशनरी वर्ष है वो किसकी पुस्तक है, तो ये कॉपरनिकस की ही बुक्स है, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। ये कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक है दी रेवोल्यूशनरी वर्ष में बताया था। अगला सवाल देखते हैं। आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है तो कर्णपाली है, जिसे पिन्ना बोला जाता है। तो पिन्ना है जो सबसे बाह्य भाग रहता है कर्ण का, कर्णपाली पिन्ना है, वो आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर मिट्टी में पानी की अंतःस्रवण जो परकोलेशन है वो दर है वो सबसे कम है। कौन सी मिट्टी में पानी की जो श्रवण करने की परकोलेशन दर है वो सबसे कम है, तो मृणमय मिट्टी हो जाएगी। पानी के जो श्रवण है, जो अवशोषित करती हैं, जो परकोलेशन का मतलब है कितना एब्सॉर्प्शन कर रही है वो वाटर सॉइल में, कितना पानी अवशोषित हो रहा है, वो आपको पूछा है कि दर सबसे कम किस में है, कौन सी मिट्टी में, तो वो मृणमय मिट्टी में हो जाएगी। और जो हाईएस्ट आपको पूछ ले जिसमें सबसे अधिक जो पानी अवशोषित होता है वो दोस्तों सैंडी सॉइल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। यानी हम आपको पूछा है जो अभिकेंद्रीय बल है, फॉर्मूले से काफी सवाल आए हैं इसमें, आपके साइंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r है, जिसमें r यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या है और फिर v वेग है, m द्रव्यमान है, तो ये आपके हो जाएगा जो अभिकेंद्रीय बल है Fc बराबर mv²/r होता है। नेक्स्ट सवाल, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। आयोडीन युक्त नमक है ये थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, थायरोक्सिन हार्मोन है, तो आयोडीन नमक का इससे रिलेट होता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। जो सौर सेल है वो कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, गोइटर जो गंडमाला है वो रोग का पूछा है, ये किस प्रकार की बीमारी है, कौन सी ग्रंथि से होती है, तो गोइटर रोग है, गलगंड रोग कह सकते हो, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि की बीमारी है।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पूछा है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा। इसका उपयोग का पूछ रहे तो क्लोरोफॉर्म एक तो ये अच्छा विलायक है, यानी ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलने में मदद करता है वो विलायक है, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग एज ए विलायक के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में शल्य क्रिया के दौरान जो बेहोश किया जाता है, मूर्छित किया जाता है, यानी निर्जतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा तो या फिर मसालेदार होता है? तो मिर्च का स्वाद जो तीखा होता है वो किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? कैप्सिसिन, इसका नाम है दोस्तों कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन की मौजूदगी के कारण मिर्च का जो स्वाद है वो तीखा होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है? नहीं का पूछा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अखबार बनाने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में, साबुन बनाने में किया जाता है। नहीं के केस में अचार परिरक्षित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत बार एग्जाम आता है, अचार परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना करके सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है अचार को ज़्यादा दिन तक काम में लेने के लिए, या फिर अचार परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट यूज होता है। याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आर त्रिज्या के एक वर्त का ये जो सेम सवाल आपको अभी केंद्रीय बल का पूछा है, F बराबर mv²/r होता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? ओजोन की कमी का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है वो ओजोन की कमी हो जाती है, या फिर ओजोन का क्षय हो रहा है ओजोन मंडल का। कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? अम्ल आधारित जो संकेतक है, इंडिकेटर, जो चुकंदर का रस है वो घर पर आप इजीली तैयार कर सकते हो, और तो ये घर के केस में चुकंदर का रस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? विनस फ्लाई ट्रैप, एग्जाम में रिपीट होता है सवाल मांसाहारी पादप से, तो मांसाहारी पादप के कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको विनस फ्लाई ट्रैप का पूछा है तो ये मांसाहारी है। पिक्चर प्लांट भी मांसाहारी है, और येलो पिक्चर प्लांट है, कोबरा लिली है, बटरवॉट, मंकी कप, ऑस्ट्रेलियन सैंड्यू, बिग फ्लोटिंग ब्लैडरवॉट, ये सभी जो बटरवॉट, ब्लैडरवॉट, कोबरा लिली, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, येलो पिक्चर प्लांट, ये किस प्रकार की पादप है? तो मांसाहारी पादप के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पूछा है जो सेम आपको इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का पूछ लिया है, ml²/12 का, ये भी रिपीट हुआ सवाल। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी है फीमर की हड्डी, जो जांघों में होती है, फीमर की हड्डी है सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो कान में जो स्टेपिज नामक हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी रहती है। और सबसे मजबूत, हार्डेस्ट, कठोर हड्डी है वो दोस्तों है जो बोन है, तो जो बोन हड्डी है ह्यूमन बॉडी की वो सबसे हार्डेस्ट बोन हो जाएगी। अगला सवाल, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन परत है। ये सवाल एक और शिफ्ट में पूछा गया है और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट होता है। ओजोन परत याद रखना है समताप मंडल में, और सबसे निचला मंडल है वो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल है, और सबसे ऊपर बाह्य मंडल है। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो प्याज काटते समय आंखों में जलन और आंसू क्यों होते हैं? क्योंकि प्याज में जो रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके कारण यहाँ पर आंखों में जलन या फिर आंसू आ जाते हैं। पौधों में जल परिवहन है, जल परिवहन होता है जाइलम उत्तक के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको आप बोलते हो। वेबर जो यूनिट है वेबर वो मैग्नेटिक फ्लक्स की है, चुंबकीय प्रवाह की है। धारिता, धारिता की जो ऐसा यूनिट है तो धारिता की हो जाएगी फेरेड, फेरेड है वो धारिता की है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय प्रवाह घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला है। तो ये अन्य और भी सवाल नीचे पूछे जाएंगे, इन सभी ऐसा यूनिट से बार बार रिपीट हुए सवाल। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका क्या कारण है? तो जंग का ही कारण है ना, संक्षारण हो जाता है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हैं हरी हो जाती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद संक्षारण कह सकते हो। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है? प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कि उसमें प्रोटीन है या फिर नहीं है, तो घोल रहता है वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल है, वो कार्य करता है प्रोटीन की उपस्थिति को परीक्षण करता है, टेस्ट करता है कि उसमें प्रोटीन मौजूद है या फिर नहीं है। घोल है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का। अगला सवाल देखते हैं, बोना जो ड्वार्फ रहता है, बोना ग्रह है
वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। तो बोना ग्रह साइरस क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड है साइरस, इस बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट रहता है उसमें आपको पूछा है कि कौन सा बोना ग्रह है वो सबसे बड़ी वस्तु है। तो बोना ग्रह जिसका नाम साइरस है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से क्या होती है, अधिक होती है। मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है अन्य जो जिससे मिश्र धातु बनी होती है उनकी प्रतिरोधकता से वो ज्यादा होती है, अधिक होती है। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है। वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, तो इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और बाकी आपको पता होना चाहिए जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से ग्लूकागॉन और इंसुलिन नामक दो हार्मोन का स्रावण होता है। सवाल है, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है। संवहन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है वो क्षार की होती है। कड़वा है, क्षार कड़वा होता है जो क्षार की प्रवृत्ति हो जाएगी, और खट्टा है वो अम्लीय है, कुछ भी नहीं तो वो दोनों अम्ल और क्षार के बीच में उदासीन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो इनमें से आप देख सकते हो, डायरेक्टली टिक करना था, हीरा हो जाएगा, डायमंड सबसे कठोर। मछली के समूह को कहा जाता है स्कूल, बहुत सारी मछलियां हैं उनका ग्रुप है, उन्हें स्कूल बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्कूल बोला जाता है। नेक्स्ट वाला है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और जो समूह 4A में कौन सा एलिमेंट रखा जाता है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, उस केस में आप इसका आंसर कर सकते हो। तो लेड हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, और लेड को Pb से डिनोट किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक 82 पर, और छठे आवर्त समूह 4A में ये रखा गया एलिमेंट है। अगला सवाल, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को कहा जाता है स्टोमा। जो रंध्र रहता है वो छोटे छिद्र रहते हैं पत्ती में, उन्हें रंध्र बोला जाता है। इजी सवाल था। जबड़ा किसका भाग है। जबड़ा याद रखना है ये खोपड़ी का भाग है, जबड़ा है तो खोपड़ी का हो जाएगा, जैसे जो बोलते हैं हनु बोल सकते हो, तो ये स्कल खोपड़ी का भाग हो जाएगा। जो मुंह के प्रवेश क्षेत्र पर स्थित रहता है जबड़ा, जो ढांचे को खोलता है मुंह के और उसे बंद करता है, तो ये स्कल खोपड़ी का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है। बैक्टीरिया जनित रोग का पूछा है, तो टीबी है वो क्षय रोग जिसे बोलते हो आप हिंदी में, टीबी जीवाणु जनित है। बाकी चेचक है, रेबीज है और छोटी चेचक है, ये आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग की ट्रिक मैंने आपको बताया, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा यानी रेबीज, खचरा है, चेचक है, ये सभी रोग हैं वायरस से होने वाले। और जो क्षय रोग है, टिंकू सीडी में बनी है पट्टाका, जो इसकी ट्रिक है, यानी टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग जिसमें क्षय रोग यानी टीबी भी आ जाता है। मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का। मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। अगला सवाल है, चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं। टोटल हड्डियां मानव शरीर में अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, तो इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं। ये इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। बाकी वयस्क मानव में साइंस क्या कहती है कि वयस्क मानव में शरीर में टोटल 206 हड्डियां रहती हैं, और यदि शिशुओं की बात करें, नवजात शिशुओं की बात करें, तो वो हड्डियां है वो 300 रहती हैं। अगला सवाल देखते हैं, एजी एक महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। एजी जो सिंबल है वो आपके चांदी का है, सिल्वर को एजी से डिनोट किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। जैव संसाधन। तो जैव संसाधन की डेफिनेशन दे रखी थी, तो ये सभी मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु हैं, ये सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा गया है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष यहाँ पर कह सकते हो, तो इसे दूरदृष्टि कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नाम से उल्टा होता है, यानी दूर की वस्तुएं उन्हें स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की नहीं, तो आसपास की वस्तुएं वो ठीक से नहीं देख सकते हैं, दूरदृष्टि भी कहा जाता है। और ये इसलिए उत्पन्न होता है दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया है,
तो ये इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। तो इसमें आपको पूछा कौन सा कथन गलत है। गलत में जो आईबॉल है, नेत्र गोलक है, उसमें वृद्धि दोष के कारणों में से एक हाइपरमेट्रोपिया ऐसा नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और पूछ लें कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। और अवतल होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष के उपचार में। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड हो जाएगा, इजी सवाल रहेगा, सभी को पता होगा। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायरस, जो विषाणुओं का अध्ययन है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती सही दे रखा है, आपको पता है F बराबर G m1m2 बट्टा r² है। तो जो भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती r² है बट्टा में, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार गुरुत्वाकर्षण सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया है, ये भी सही है। और ये दे रखा है ये वस्तुओं के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल नहीं है। द्रव्यमान का जो प्रोडक्ट है, गुणा है, उत्पाद दे रखा है, तो इनके तो समानुपाती होता है ना, F बराबर Gm1m2, तो इसके समानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये गलत दे रखा है। अगला सवाल यहाँ पर गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को किस रूप में जाना जाता है। तो गर्म करने पर जो आसानी से विरूपित हो जाता है तो उस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। ये बहुलक गर्म करने पर मृदुल तथा ठंडे करने पर कठोर हो जाते हैं तथा ये प्रक्रम बार बार दोहराया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक में जो बहुलक रहते हैं गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, मृदुल, और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। तो ये बार बार आप इसको रिसाइकल या फिर दोहरा सकते हो। तो बार बार गर्म करने पर भी इन बहुलकों के अणुओं की संरचना में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये बहुलक बार बार काम में भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन है, इस प्रकार के बहुलक का उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक का। अगला सवाल, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले समुद्र से स्टार्ट हुआ था, 3.5 बिलियन ईयर पहले। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पाश्चराइजेशन करेक्ट करना था, जिसमें दूध की वैधता है, यानी ज़्यादा वैलिडिटी उसकी हो जाती है, लंबे समय तक उसको उपयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा, जब उसका आप पाश्चराइजेशन कर देते हो। तो पाश्चराइजेशन का क्या मतलब है, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पहले तो रोग जनकों को खत्म करने के लिए या फिर शेल्फ जीवन का विस्तार करने के लिए जो पैकिंग या फिर नॉन पैकिंग खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध है, फलों का रस है, उनको हल्के तापमान, एक फिक्स हल्का तापमान है उसके साथ गर्म किया जाता है। ये आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या उससे कम पर गर्म करते हैं, और जो लंबी उनकी वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है इस प्रक्रिया से। अगला सवाल, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो आनुवांशिक, जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित करने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग से एक और सवाल पूछा गया आगे, वो भी देखेंगे अपन। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ने वाली जो मांसपेशी है वो मैसेटर है, इस मांसपेशी का नाम है दोस्तों मैसेटर। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है। नीला लिटमस लाल कर देता है, तो आप कहेंगे अनील होता है, यानी अम्ल नीले को लाल करता है। तो एसिड इसमें देखेंगे तो सिरका एसिड है, इसका मतलब जो सिरका है वो नीला लिटमस है। निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है, सिरका नीला लिटमस लाल है, अम्ल जो नीला लाल कर देता है। अगला सवाल देखते हैं, तो इसका उत्तर है छोटी आंत। तो छोटी आंत का अस्तर है वो छोटी अंगुलियों की तरह बहिर्गत भाग से ढका है, जिसे विल्ली कहा जाता है। विल्ली है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे विल्ली से एक सवाल पूछा गया है कि आप बताऊंगा, तो विल्ली किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ कह सकते हो, यानी ये पाचन तंत्र का ही हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। सूर्य की जो यूवी रेज है उनसे पृथ्वी की सतह से रक्षा करने का काम है वो ओजोन परत करती है। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नैप्थलीन गोला है वो गायब हो जाता है। नैप्थलीन है, इसमें काम आता है आपके ऊर्ध्वपातन की रिएक्शन होती है, जिसके कारण वो डायरेक्टली ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड बनता ही नहीं है, ठोस था और डायरेक्टली गायब भी हो गया, क्योंकि वो द्रव अवस्था है, डायरेक्टली ठोस से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो ये क्रिया है ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जिसमें कपूर, आयोडीन है, नेप्थलीन वगैरह कुछ उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं,
दहन ईंधन जो रिक्त स्थान भरना था उसमें दहन आएगा। दहन ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन है, दहन ईंधन। और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है जिसमें ताप और प्रकाश हो जाएगा, वो उत्पन्न होता है। तो तापमान या प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप तापमान ऑक्सीजन से गर्म करने का मतलब है उसके आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो। जो भी हाइड्रोकार्बन ईंधन है वो ऑक्सीजन के बेस में रिएक्शन होती है, तो वो दहन ईंधन है, वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं उनको छोड़कर, किनको, कौन सी, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपके हो जाएगा जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन नहीं है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, तो ये एक इजी आप करेक्ट कर सकते हो। बाकी सभी पृथ्वी से ये संसाधनों से प्राप्त इन्हें किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया था ऊपर, जो दूरदृष्टि दोष था। मायोपिया है, इसका मतलब आप इंग्लिश में पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो साइंस की रहती है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। निकट दृष्टि दोष में आपका जो लेंस काम में आता है वो यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस इसके उपचार में काम लिया जाता है। नियर साइटेड जो मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना में, देखिए विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना कर सकते हैं वो नदी में जल धारा से। नदी में जल धारा है जैसे कि विद्युत चालक में विद्युत धारा है, तो इसकी ये तुलना का पूछा गया है। अगला सवाल, सितारों की जगमगाहट का कारण है? तारे जो टिमटिमाते हैं या फिर सितारों की जगमगाहट होती है वो अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश की जो घटना अपवर्तन है इसके कारण तारे टिमटिमाते अपन को नजर आते हैं। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? जठर द्वारा स्रावित बलगम है ये पेट की परत की रक्षा करता है। ये रिपीट होता है एग्जाम में सवाल। जठर द्वारा स्रावित बलगम है पेट की परत की रक्षा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। वो प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये परिवर्तित होती है। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? और ये आप इजीली लगा सकते हो, तुक्का लगाते हो उस केस में भी। देखिए घास है, जो प्राथमिक घास को है वो चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। बाकी आप ऑप्शन ट्राई करेंगे। घास खरगोश है, क्या खरगोश को सांप खाता? नहीं। इसी प्रकार हिरण को सांप भी नहीं है, खरगोश को सांप, ये गलत हो जाता है। तो डायरेक्टली ये वाला आपकी सही खाद्य श्रृंखला है। अगला सवाल, निम्न में से क्या मरकरी का मिश्रण है? अमलगम हो जाएगा। जो अमलगम एलॉय है, मिश्र धातु है, ये किसका एलॉय है? मरकरी के साथ अन्य मेटल है वो अमलगम बनता है, मरकरी का मिश्र धातु है। साइनाजेन, जो साइनोजेन है इसका फॉर्मूला पूछा है, तो साइनोजेन ये हो जाएगा C2N2। साइनोजेन है का सूत्र क्या है? C2N2 है। नेक्स्ट सवाल, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन है जो केमिकल नाम रहता है विटामिन का। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जिस प्रकार विटामिन A को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन बोला जाता है। B12 है कोबालमिन या फिर साइनोकोबालमिन बोलते हैं। और इस प्रकार विटामिन K की बात करें तो विटामिन K हो जाएगा फाइटन आयोडीन। ये सभी नाम है, केमिकल नाम है, जैसे कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बहुत बार पूछ लिया जाता है, फोलिक एसिड B9 है, B7 बायोटीन है, पायरिडॉक्सिन B6 है, पेंटाथेनिक एसिड B5 है, B3 नियासिन है, B2 राइबोफ्लेविन जो आपको पूछा, B1 है उसे थाइमिन बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आइजैक न्यूटन था। कौन? आइजैक न्यूटन था, जो सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने ग्लास प्रिज्म का उपयोग किया था। तो प्रिज्म से जो सूर्य की रोशनी आ रही है उससे उन्होंने 7 अलग अलग कलर हैं जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, वो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। जॉर्ज जोहान मेंडल ने किसके अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन किया था, उसके बाद उन्होंने वंशानुक्रम का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? गोबर गैस। जैव गैस का जो लोकप्रिय नाम है इसे गोबर गैस बोला जाता है, जैव गैस को। डॉल्फिन,
छिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन है, छिंसुमार, व्हेल मछलियां हैं, इन्हें सेटासिन बोला जाता है। क्या? सेटासिन बोला जाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का पूछा है। इसमें क्या शामिल होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ज्यादातर प्रोपेन है, उसके बाद ब्यूटेन। तो आपके LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वो खट्टा हो जाता है। तो दूध खट्टा क्यों हो जाता है गर्मियों में फ्रिज से बाहर रखने पर? क्योंकि वहां पर लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का शुगर का रूपांतरण हो जाता है। लैक्टोक एसिड, जो लैक्टोज एसिड है उसमें लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो ये दोस्तों है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ये खाना पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? तो भू भराव प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो वनस्पति जगत का उभयचर है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। वनस्पति जगत के उभयचर है वो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में जो मोशन गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन है। आगे एक सवाल आएगा, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि है उसे स्पर्शनानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर है DONE, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। और O नेगेटिव याद रखना है, ये एग्जाम आ जाता है O पॉजिटिव नेगेटिव, तो O नेगेटिव है, ठीक है। और AB पॉजिटिव रहता है, AB पॉजिटिव है वो आपकी सर्वग्राही रहता है, सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर है जो O नेगेटिव है। अगला सवाल देखते हैं, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है। इजी सवाल था। पत्ते का भाग है जो तने से कनेक्ट करता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? डंठल हो जाएगा। जो तने से कनेक्ट करता है ये डंठल हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? हल्दी का। लिटमस पत्र की तरह ही काम करता है हल्दी, जिससे पता चलता है कि अम्लीय या फिर क्षारीय ये तत्व हैं, ये माध्यम है। अगला सवाल, दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक होते हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पर लैक्टिक में कंफ्यूज मत होना, लैक्टोबैसिलस सभी को पता है, तो लैक्टोबैसिलस आया है। इसके आगे एसिडोफाइलम, दही बनाने में, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलम नामक बैक्टीरिया सहायक रहता है। सबसे छोटा जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा जीवित पक्षी। अगला सवाल है, जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैविक आवर्धन का पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जैविक आवर्धन होता क्या है। तो जैविक आवर्धन धरती से जो विषैले रसायन हैं, बहुत से केमिकल हैं जो काफ़ी विषैले रहते हैं, जहरीले केमिकल हैं, जैसे कीटनाशक हो जाएगा, धातु आदि, ये पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जहरीले विषय जो रसायन हैं ये क्या मिट्टी में चले जाते हैं, फिर पौधे इन्हें ग्रहण कर देते हैं, फिर इन पौधों को खाने वाला जो शाकाहारी जीव है उनमें ये जहरीले रसायन प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे करके जब मांसाहारी जीव इन शाकाहारी जीव को खाते हैं तो उनके शरीर में भी रसायन चले जाते हैं। तो जिस प्रकार ये आगे से आगे बढ़ रहा है तो रसायनों की सघनता यहाँ पर बढ़ती जाती है, यानी जैविक आवर्धन का जो स्तर है पोषी स्तर के साथ बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो पूछा है गलत कौन सा, कथन असत्य है। तो इसके अधिकतम संग्रहण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर, निचले स्तर पर नहीं है, सबसे ऊपर वाला उच्चतम स्तर है। तो आप कह सकते हो जैसे जैसे सबसे पहले तो वो केमिकल कहाँ पर था, वो नीचे मिट्टी में था, फिर पौधों में चला गया, उसके बाद जो शाकाहारी जीव ने उनको खा लिया, और शाकाहारी के बाद मांसाहारी में, तो पोषी स्तर के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। जैविक आवर्धन है उस केस में निचले स्तर की बजाय उच्च स्तर में इसकी जो संकेंद्रण है, अधिकतम संकेंद्रण है वो निचले स्तर पर नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी सारे ये दे रखा है जैसे कि इसके अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर, ये सही है। रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है, ये सही स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आपको पता है मीटर पर सेकेंड वेग की है, और वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो एक और स्क्वायर कर दिया तो ये त्वरण की यूनिट हो जाएगी, एक्सेलरेशन की।
शक्ति P, प्रवाह जो धारा I और प्रतिरोध R के बीच क्या रिलेशन है। तो P जो पावर है P बराबर होता है I²R, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले से काफी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। सभी सजीव जीवों को विहित टेकर ने 1969 में जो उन्होंने उनका पंच जगत प्रणाली का पूछा है, तो 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। कौन से? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप और जंतु जगत, ये पंच जगत प्रणाली है। एच विहित टेकर ने दी थी 1969 में। अगला सवाल, जब अम्ल जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या उत्पन्न करता है। देखिए हाइड्रोजन गैस, बहुत से स्टूडेंट सही करते होंगे लेकिन गलत है, हाइड्रोजन गैस नहीं है। जब अम्ल है, एसिड का पूछा है, वो जल के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, तो आपका एक आयन है, हाइड्रोनियम आयन H+ आयन है, वो उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन की बात करूँ तो HCl की रिएक्शन मैंने आपको जल से कराई, तो H+ आयन है जो कि H3+O के रूप में ये प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन हाइड्रोजन गैस कब उत्पन्न होती है? जब आप अम्ल की रिएक्शन है वो धातु से कराएंगे। जब भी अम्ल की रिएक्शन किसी भी धातु से कराएंगे, उस केस में हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। अगला सवाल देखते हैं, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो उसे रेंसिडिटी बोला जाता है। जो तेल और वसा युक्त भोजन है अधिक समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में बदलाव विकृत गंधिता कह सकते हो, इसके कारण होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय 4 चैम्बर युक्त जो हृदय है वो रहता है मगरमच्छ में। अपने भी 4 चैम्बर वाला है, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर है। तो 4 चैम्बर वाला हृदय किसमें रहता है? क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है। पक्षियों का हृदय भी 4 चैम्बर से, मैमाल से जिस प्रकार अपन, तो इन सभी का हृदय होता है 4 चैम्बर का। और मछली का हृदय पूछ लो, जिसमें ऑप्शन है आपकी फिश दे रखा है, मछली का हृदय दोस्तों 4 चैम्बर न होकर 2 चैम्बर का होता है। मेंढक भी ऑप्शन में दे रखा है, तो फ्रॉग का होता है 3 चैम्बर का। जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका हृदय है वो 3 चैम्बर का होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। नाम दे रखे हैं आपकी योगी के, जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3 करेक्ट दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये भी सही दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH करेक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो MgOH का होल ट्वाइस है, इसमें न कि OH सीधा डायरेक्ट 2 H2 दे दिया है, O भी 2 है, H भी 2 है, तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला सवाल, अनुत्रिक जो यहाँ पर पूछा है, कॉक्सिकस किसका भाग है। तो कॉक्सिक्स है ये रीड का भाग हो जाएगा। अनुत्रिक या फिर जो कॉक्सिक्स है ये रीड का भाग है। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं। तो सोल्डर जो मिश्र धातु एलॉय है ये किससे मिलकर बनी होती है। लेड यानी सीसा इसमें 68% रहता है और टिन है, टिन आपके यहाँ पर 32% है। तो सीसा और टिन से मिलकर बना होता है सोल्डर धातु, याद रखना है। लेड रहता है 68, टिन रहता है 32। गन मेटल है। तो इन मिश्र धातु से SSCGD में बार बार शिफ्ट में 5 से 6 सवाल रिपीट किए गए थे। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार अलग अलग घुमा के सवाल आए थे। और ये सभी मिश्र धातु यही थी, गन मेटल थी और घंटा धातु बेल मेटल है, जर्मन सिल्वर, इन्हीं से सवाल बार बार घुमा रहा था। सोल्डर होता दोस्तों याद रखना सीसा और टिन का। गन मेटल है निक्कू जी तो जर्मन सिल्वर होता है, निकल कॉपर और जिंक। गन मेटल में होता है कॉपर जिंक टिन होता है, ठीक है। कॉपर जिंक है, गन मेटल में भी होता है, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर और जिंक होता है, जस्ट यानी जिंक। टिन होता है गन मेटल में और जर्मन सिल्वर में निकल होता है। और जो घंटा धातु है बेल मेटल है उसमें कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन होता है बेल मेटल में। और बाकी यहाँ पर अन्य कुछ इंपॉर्टेंट में एलॉय की बात करूँ तो कांसा में रहता है, ये परसेंटेज भी एग्जाम में बहुत बार पूछ ले जाता है। कांसा में क्या, कॉपर, तांबा रहता है 90% और टिन रहता है 10% कांसा में। पीतल में तांबा और जिंक रहता है, 70 तांबा है पीतल में, 30 जिंक रहता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आम टीवी रिमोट कंट्रोल के दौरान निम्न में से किस तरह का उपयोग किया जाता है। रिपीटेड सवाल है, बहुत बार एग्जाम आता है। जो टीवी वाला रिमोट है ना उनमें इंफ्रारेड तरंग होती है, कौन सी होती है, इंफ्रारेड तरंग हो जाएगी, IR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, FM रेडियो का पेटेंट किसने कराया था। FM रेडियो का पेटेंट एडविन H आर्मस्ट्रांग ने कराया था, एडविन H आर्मस्ट्रांग ने FM रेडियो का पेटेंट कराया था। ये सवाल है अब की बार 2021 के एग्जाम में आया था कि भारत में रेडियो का प्रसारण है वो कब हुआ था। 1927 में हुआ था, मुंबई और कलकत्ता में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था 1927 में। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुण को ये पूछा है, निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। एसिड और क्षारकों का विशेष गुण है एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, निष्प्रभावित कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं,
निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण है? गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। सही समीकरण आपको ये वाला 2s बराबर 2u2 at², क्योंकि आपको सेकंड समीकरण आप गति के पढ़ते तो s बराबर ut प्लस हाफ at² तो पढ़ा है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है 2s कर दिया है, तो 2 हटाएंगे यानी 2 का भाग देंगे सभी में, तो उस केस में क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा हाफ at², कहीं ना कहीं ये समीकरण है। बाकी यहाँ पर v² प्लस u² 2s नहीं होता, मैं बता देता हूँ तीनों ही समीकरण। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस 80 है, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at², तीसरा जो समीकरण है v² माइनस u² बराबर 2as है, जो दे रखा है v² प्लस u² नहीं v² माइनस u² बराबर 2s, या फिर कह सकते हो v² बराबर u² प्लस 2as। अगला सवाल, निम्न में कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का और अयस्क पूछा है, तो तांबे का जो अयस्क खनिज है वो है दोस्तों चाल्कोसाइट। क्या? चाल्कोसाइट है। बहुत बार गलेना से और सिनेबार से पूछ लिया जाता है। गलेना और सिनेबार किसके अयस्क हैं? गलेना है दोस्तों लेड का, पीबी का हो जाएगा। पीबीएस इस गलेना का जो फॉर्मूला है वो पीबीएस है, लेड सल्फाइड है, तो गलेना है वो लेड का अयस्क है। सिनेबार है वो पारे का है, मरकरी का है, सिनेबार जो और है वो मरकरी का हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छिमीदार या फिर जो फलीदार पौधे हैं ये किसकी उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं? तो इनमें रहता है राइजोबियम। जो फलीदार पौधे हैं वो राइजोबियम की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है? जंगल आपको पता है कृत्रिम पारिस्थितिकी नहीं है, बाकी जो आप उद्यान बनाते हो, पार्क वगैरह, धान का खेत है वो आप मनुष्य मानव स्वयं बनाता है, बांध का जलाशय, ये कृत्रिम है, और जो जंगल है वो मानव नहीं बनाता, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रहते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वो अमीटर है। एक जो परिपथ सर्किट में विद्युत धारा को मेजर करने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इमली में मौजूद एसिड का नाम बताइए। तो इमली में होता है दोस्तों टार्ट्रिक, टारी टारी इमली एकदम खट्टी, टार्ट्रिक एसिड उसमें रहता है। लैक्टिक दूध में रहता है, और सिट्रिक वगैरह है संतरा में। इसके अलावा आगे सवाल भी आएगा, पालक में एसिड कौन सा है, टमाटर में एसिड कौन सा है? तो पालक और टमाटर दोनों में याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक के टमाटर, ठीक है, ऑक के यानी ऑक्जेलिक एसिड रहता है पालक और टमाटर में। एसिटिक एसिड है वो विनेगर यानी सिरका में। इमली में रहता है टार्ट्रिक एसिड। आगे आपके ग्रेप्स अंगूर का भी पूछा गया है जो बताऊंगा। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है पर्सन, जिसे जूट बोलते हो, तो जूट को ही गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? आप कहेंगे प्रसुप्त अवस्था का क्या मतलब? बिल्कुल शांत अवस्था में, यानी एक ही जगह पर शांत अवस्था में रहेंगे, तो ये रहेंगे चमगादड़। बिल्कुल रात्रि को ही ये गमन करते हैं, बाकी ये गमन नहीं करते हैं, प्रसुप्त अवस्था में हैं बहुत, ये सर्दियों वगैरह में। चमगादड़ आपका करेक्ट आंसर है, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्योंकि शैवाल उपयोगी है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए ये मानव जाति के लिए उपयोगी है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो फाइकोलॉजी है वो शैवालों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पहले स्तनपायी क्लोन, मैंने कहा एक क्लोन का सवाल था, तो क्लोन का ये सवाल आया है। नेक्स्ट, जो प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ है उसका नाम है डॉली। क्या नाम था? डॉली भेड़। खाना पकाने की सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर खाने का सोडा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, सॉरी ठोस, जो शुष्क बर्फ किस का ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? 1 पाउंड शहद के लिए मधुमक्खी है वो 50 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 50 मिलियन मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से? तो 50 मिलियन फूलों से मधु एकत्रित करना होता है। अगला सवाल देखते हैं, तनी हुई रस्सी है उस पर चलने वाला व्यक्ति कौन से नियम का पालन करता है भौतिकी का? तो न्यूटन के गति के जो नियम हैं इन्हीं नियम का पालन होता है बैलेंस बनाने के लिए तनी हुई रस्सी पर। अगला सवाल यहाँ पर उपसर्ग का पूछा है, 10 की घात 18 है, तो ये परफिक्स का पूछा है, 10 की घात 18 को एक्सा बोला जाता है।
पेटा दोस्तों इन परफिक्स से आगे भी 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, तो ये जरूर देख लेना। जितने भी ये 10 की पावर वाले हैं सर्च कर लेना, मैथ परफिक्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे ये सारे। तो 10 की घात जो 18 है वो एक्सा हो जाएगा, और 10 की घात यदि -18 दे दीजिए पॉजिटिव, प्लस में 18 वो एक्सा है, माइनस में 18 वो एटो है, एटो माइनस में 10 की घात 15 जैसे कि पेटा दे रखा, पेटा यानी 15 10 की घात, और माइनस में 15 है वो फेमटो है, ठीक है। एटो 10 की घात -18 है, और 10 की घात बाकी -12 और +12 से पूछा जाता है। टेरा है 10 की घात 12 टेरा है, पीको है 10 की घात -12, ये जरूर याद रखना। अगला सवाल, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? गैल्वेनीकरण में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, वो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया रहती है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला सवाल यहाँ पर, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर अंडे का आवरण है वो घुल जाएगा। क्या होगा? अंडे का आवरण घुल जाएगा। नेक्स्ट वाले हैं, गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? गैनीमीड जो उपग्रह की परिक्रमा करता है आपको पूछा है, तो चंद्रमा है गैनीमीड है, वो कौन से ग्रह का उपग्रह कह सकते हो? जुपिटर का है। गैनीमीड जो चंद्रमा मून है उपग्रह है वो बृहस्पति का है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह कह सकते हो या फिर सबसे बड़ा चंद्रमा है वो गैनीमीड ही है, और ये जुपिटर का बृहस्पति का उपग्रह है, यानी उनके चारों ओर ये परिक्रमा करता है। और आगे मैं और भी बताने वाला हूँ, और शनि के उपग्रह से भी एक आगे सवाल पूछा गया है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, 82 मून है शनि के, 79 है सेकंड जुपिटर के। अगला सवाल देखते हैं, खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आपको पूछा है। खनन की प्रक्रिया ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और IIA समूह में किस तत्व को रखा जाता है? छठे आवर्त और जो इस ग्रुप में आपको पूछा है जो एलिमेंट है वो बेरियम है, जो कि परमाणु क्रमांक है 56। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा साइट्रिक एसिड का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है वो सबसे ज्यादा नारंगी में रहता है, इमली में ऊपर अपन ने देखा है टार्ट्रिक एसिड रहता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जिससे पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस रोग का कारण है वो शिगेला बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम जिससे ये पेचिस बीमारी हो जाती है, तो ये बीमारी है शिगेला वायरस के बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होती है। और अन्य जो विकल्प दे रखे हैं जैसे विब्रियो कोलेरा है, ये हेजा का हो जाएगा बैक्टीरिया। और साथ ही साथ बात करूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये टीबी का बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोकोकस एक अन्य दे रखा है, ये पेचिस का आपको पूछा है ना, तो ये शिगेला ही करेक्ट करना था। अगला सवाल देखते हैं, पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? थोर था। प्रथम जो विद्युत चालित वॉशिंग मशीन थी उसका ब्रांड नाम थोर ब्रांड नाम से पहली इलेक्ट्रिक से चलने वाली वॉशिंग मशीन थी। टमाटर में एसिड, ओके टमाटर, मैंने पालक और टमाटर का बताया था, उसमें ऑक्जेलिक एसिड रहता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रोंकाई दे रखा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा, न कि मूत्र प्रणाली का है। ब्रोंकाई है, श्वसन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट वाला, पत्तियों में मौजूद हरा रंग है किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग है वो वर्णक है, क्लोरोफिल हो जाएगा। मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की है। मंगल मार्स पर जो अधिक मात्रा है वो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। अगला सवाल यहाँ पर, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ह्यूमरस है वो बाह हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो हमारा हाथ है, बाह है, इसमें एक हड्डी रहती है जो कि ह्यूमरस है। ये बाह की हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी है, ये भुजा की है, आम की है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है? ब्लैक, काला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है स्कैटरिंग, प्रकाश का फैल जाना। तो गहरे समुद्र में जल का रंग है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग है वो भी प्रकीर्णन है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना ऊपर आपके आया था, जगमगाना सितारों का, वो अपवर्तन के कारण होता है, न कि प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं, पैरामीशियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? द्विखंडन। पैरामीशियम में अन्य सभी उदाहरण देख लेते हैं, जो द्विखंडन है, मुकुलन है, बहुविखंडन है।
देखिए द्विखंडन की बात करूं तो उसमें अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आ जाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया में। मुकुलन यीस्ट और हाइड्रा में होता है, जो छोटा अंकुर बन जाता है जनक जीव से और अलग से वो जीव बन जाता है हाइड्रा और यीस्ट में। और बहुविखंडन है वो प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें? बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो संकेतक के रूप में ऊपर आपने देखा था वो हल्दी वाला था, लिटमस के साथ सवाल ही अलग से पूछा गया था, वो तो आप कहेंगे इस्तेमाल होता है। फिनोल्फ्थालीन का भी होता है, चीनी गुलाब, साधारण नमक का एज ए आप इंडिकेटर संकेतक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े यानी गेल्स नहीं होते हैं? गेल्स या फिर गलफड़े हैं, यहाँ पर व्हेल आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेल और डॉल्फिन जो स्तनधारी, आगे सवाल भी आएगा स्तनधारी क्या है, तो उसमें व्हेल आपको करेक्ट करना था। तो व्हेल और डॉल्फिन जो स्तनधारी हैं वो अपने फेफड़ों में हवा से सांस लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम लेते हैं, वो फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, न कि गलफड़े गेल्स के द्वारा लेते हैं। तो वे मछली की तरह पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते क्योंकि उसमें गलफड़े नहीं होते हैं। तो वे नथुनों से सांस लेते हैं, जिसे ब्लो होल कहा जाता है, जो उनके सिर के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो ये व्हेल करेक्ट हो जाएगा, जो गलफड़े से सांस नहीं लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में आप जब साधारण नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक है वो कम हो जाएगा। जब उसमें आप नमक मिलाते हैं वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाएगा, हिमांक उसका कम हो जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक है इसका यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा में विल्ली, मैंने आपको ऊपर बताया था, ये छोटी आंत में रहता है, पाचन तंत्र का, न कि परिसंचरण प्रणाली का है। बाकी जो आर्टरी, वेन, केशिकाएं हैं ये सभी परिसंचरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सीमेंस किसकी यूनिट है? सीमेंस की बात करें तो विद्युत चालकत्व की इकाई है। विद्युत चालकत्व की इकाई आप कहेंगे वो है सीमेंस है। और चुंबकीय प्रवाह है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये वेबर इसकी यूनिट है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला है। धारिता है ये फेरेड इसकी ऐसा यूनिट है, या फिर कुलाम पर वोल्ट कह सकते हो। टेस्ला है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट है। अगला सवाल है यहाँ पर, जैव निम्नीकरणीय माने जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरणीय हैं, यानी जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं, वे हैं जैव निम्नीकरणीय, उसका अपघटन हो जाता है। हवा से फैलने वाली बीमारियों का सही समूह जो हवा से फैलती है, तो हवा से फैलने में टीबी, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, लाल शैवाल आमतौर पर किस में पाए जाते हैं? जल निकायों में। जल जो निकाय हैं वहां पर लाल शैवाल मिलते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जो यातायात प्रबंधक है कोशिकाणुओं का वो गोल्जी निकाय है, गोल्जी बॉडी है। और प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को, जो कोशिकांग है राइबोसोम उसे प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम, जो कोशिकांग है उसको कहा जाता है। इक्का यानी घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है, उसकी गति भौतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होती है? प्रजनन में जो अंतर्निहित भिन्नता है वो लैंगिक प्रजनन और डीएनए की कॉपी होने की विफलता के कारण है, वो अंतर्निहित भिन्नता होती है प्रजनन में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो रिवर डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। जो रिवर डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अगला सवाल, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ भी तुरंत पहले पदार्थ पर बल लगाता है, तो जो क्रिया करेगा उसके विपरीत प्रतिक्रिया है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम जो आपके संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हो, और तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन है वो ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी मिथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में जो रक्त का घटक है वो प्लेटलेट है। रक्त का कौन सा घटक है रक्त का थक्का बनाता? बिंबाणु कहते हो, प्लेटलेट कहते हो रक्त को थक्का बनाने में, ये सहायक है। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, अगला सवाल यहाँ पर, किस मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं?
तो ऊपर ही मैंने कवर किया था मिश्र धातु का जो सवाल आए थे उसमें सारे बताए थे, सोल्डर और जर्मन सिल्वर वगैरह। रोज मेटल से आगे एक और सवाल पूछा जाएगा, वो देखेंगे अपन। मिश्र धातु में तांबा के साथ टिन है, वो आपके बेल मेटल में होता है। जो घंटा धातु है उसमें तांबा और टिन होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं, कोई भी क्षेत्र उसकी जैव विविधता का बेहतर मापक है, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है, वही जैव विविधता का सबसे बेस्ट मापक हो जाएगा। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX किसका रिजल्ट मिलता है, तो XX है ये होता है दोस्तों मादा में, ठीक है, और XY है ये नर गुणसूत्र हैं। तो जो लड़की हैं उस केस में XX क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे, लड़के के केस में XY है, ठीक है। तो उसके आपको XX का पूछा है तो गर्ल लड़की हो जाएगा। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि है वो स्पर्शनानुवर्तन कहलाती है। स्पर्श के कारण जो दिशानुगत वृद्धि होती है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रिएक्शन होती है बायोगैस संयंत्र में, वो कौन सा हिस्सा है, पाचक कक्ष उसे कहा जाता है। प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती हैं। शुष्क मिट्टी है वो रेतीली और लवणीय होती हैं। कपास किस में होता है, काली मिट्टी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर है, जल और थल दोनों में रह सकते हैं। उभयचर आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो मेढक है, टोड है, सैलामेंडर है, ये सभी एम्फीबियन है, उभयचर हैं। कछुआ उभयचर नहीं है। नेक्स्ट सवाल, डेंगू के समय रक्तस्राव की जो संख्या में कमी होती है, डेंगू में आप देखते हैं प्लेटलेट की संख्या देखी जाती है, तो डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण होता है। तो रक्तस्राव जो डेंगू के समय हो जाता है वो प्लेटलेट आपने ऊपर देखा है, रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स का ही काम आता है, तो प्लेटलेट्स है ये रक्तस्राव की संख्या में कमी के कारण हो जाता है। अब देखिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे कि अभी हाल ही के राजस्थान पटवारी एग्जाम में भी आया था, वयस्क पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है। वयस्क जो सामान्य हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है वो 13 से लेकर 18 तक 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। और आपको पूछ लें जो प्लेटलेट का जैसे सवाल था, नॉर्मल सामान्य पुरुष या फिर वयस्क में जो कोई बीमारी नहीं है उस केस में जो नॉर्मल प्लेटलेट की संख्या काउंट रहती है वो 1.5 लाख 1,50,000 से 4,50,000 के मध्य जो पर आपको माइक्रोलीटर जो ब्लड है उसमें इतनी प्लेटलेट की संख्या होनी चाहिए। अगला सवाल है, कौन सा जानवर है वो मांद या फिर बिल में रहता है, तो बिल में खरगोश रहता है, तो ये खरगोश आपका सही हो जाएगा। अगला, पक्के टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। पक्के टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग है उसमें लाइकोपिन वर्णक है, उसी के कारण ये प्राप्त करते हैं, लाइकोपिन के कारण ये प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर अन्य जो विकल्प हैं मेलेनिन, बिलिरुबिन है, तो बिलिरुबिन आपको पता है पीलिया के समय ये पीला रंग होता है, तो पीलिया जो जॉन्डिस रोग है उसमें खून में बिलाबिन के बढ़ जाने के से त्वचा, नाखून और आंखों का सफेद भाग वो पीला नजर आता है। और मेलेनिन है ये अपनी जो त्वचा रहती है प्राकृतिक रंग है वो मेलेनिन के कारण रहता है त्वचा का, तो त्वचा के लिए मेलेनिन हो जाएगा। अगला सवाल है, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक जैक में जो नियम रहता है वो पास्कल का नियम है। अब पास्कल का नियम क्या कहता है कि जब गुरुत्व नगण्य हो, गुरुत्व बल को आपने 0 मान लिया, उस केस में जो भी पात्र यानी बर्तन है उसमें रखे लिक्विड तरल के किसी एक बिंदु पर, लिक्विड के किसी एक बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा, जैसे कि आपने सिर्फ एक बिंदु यहां पर उसका प्रेशर चेंज किया तो दरों के सभी बिंदु जितने भी दरों के पार्ट हैं उस पर भी दाब में परिवर्तन होने वाला है, यानी सभी बिंदुओं पर पात्र की दीवारों पर समान रूप से ये संचरित होगा दाब में परिवर्तन बिना किसी हानि के। तो इसी पास्कल के नियम का उपयोग हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। इबोला चमगादड़ के कारण होने वाली बीमारी इनमें से आ जाएगा, इबोला है। और यदि अभी देखिए डेंगू जो रोग है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि डेंगू वायरस जो रोग होता है वो किसके कारण, ये होता है एडिज एजेप्टी प्रजाति का जो मच्छर है, एडिज मच्छर के काटने से जो डेंगू वायरस का वाहक है वो एडिज मच्छर है। प्रत्येक पानी के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो H2O पानी का जो फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो चालक में जो संभावित विभवांतर बनाए रखने में मदद करने वाला उपकरण है वो बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर
हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? वसा का जो पाचन होता है या फिर सर्वाधिक जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डीएनए की फुल फॉर्म पूछे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए की फुल फॉर्म। और नेक्स्ट पूछा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन करता है एलिमेंट? तो वाटर के साथ है कैल्शियम की रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग के द्वारा किया जाता है? पुष्प कोश की पत्ती के द्वारा बिना जो अनखिले पुष्प हैं उनका संरक्षण किया जाता है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला आपको पूछा वो कौन सा है? तो सबसे अधिक यानी सर्वोच्च कोटि का कोयला है वो एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया है वो पीट है, पीली बीए आपको याद रखना है, पीली बीए यानी पीट सबसे घटिया, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद यहाँ पर बिटुमनी है और लास्ट में एंथ्रासाइट यानी सबसे ऊपर एंथ्रासाइट है। उच्च किस्म का उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है वो एंथ्रासाइट है और सबसे लोएस्ट किस्म का है वो पीट है जिसमें कार्बन है वो बहुत कम मात्रा में, बिटुमिन्स उसके बाद लिग्नाइट हो जाएगा, पीट लिग्नाइट बिटुमनी एंथ्रासाइट। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तक पर फीड करते हैं, भोजन करते हैं, तो उन्हें किसमें वो परिवर्तित करते हैं? धरण में। तो मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तकों पर फीड करते हैं और उन्हें वो धरण में कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, परजीवों जो प्रोटिस्टा जीव है, परजीवों द्वारा संचलन के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? कशाभिका का, ठीक है, फ्लेगेला है, इसका उपयोग किया जाता है गमन करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कशाभिका का कार्य क्या है, जो जीवाणु हैं जैसे बैक्टीरिया जीवाणु हैं और सुकेंद्रिक कोशिकाओं में कोशिका शरीर से बाहर निकलती हुई एक चाबुक जैसी एक परिशिष्ट रहती है, इनका मुख्य प्रयोग गमन के लिए, संचरण के लिए किया जाता है। कशाभिका अपन जो पैरों से चलते हैं इसी प्रकार कशाभिका से ये चलते हैं, प्रोटिस्टा जीव है कशाभिका जिसे फ्लेगेला बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? ओजोन क्षरण नष्ट करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ये हो जाएगा? पाच्य कक्ष रिपीट हुआ सवाल। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो आपको आवेश की एसआई यूनिट पूछा है, आवेश की दोस्तों कूलाम्ब हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं? अन्य जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको नियंत्रित करने वाली ग्लैंड ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, क्योंकि इसे मास्टर ग्रंथि इसीलिए बोलते हैं। अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला सवाल, वायु के अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप जो गैस निर्मित होती है, जब वायु के अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन हो जाता है उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निर्मित होती है। आवर्त सारणी के पांचवें पीरियड और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा जाता है? तो ये स्ट्रोंशियम एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 38 है, ये पांचवें आवर्त में रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सिरका। एसिटिक एसिड रहता है वो सिरका में, तो जल मिश्रित एसिटिक एसिड है सिरका, ऐसी सिरका। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना रहता है? तो बल्ब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का रहता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का, क्योंकि इसका जो गलनांक रहता है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टंगस्टन एग्जाम में पूछा जाता है, इससे किससे डिनोट करते हैं? टंगस्टन का सिंबल है डब्लू है, याद रखना है, टंगस्टन नाम अलग है, सिंबल इसका डब्लू है। अगला सवाल यहाँ पर, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बल का। अब सीसा क्या होता है आपने देखा होगा, इस प्रकार के बच्चे जो खेलते हैं, यहाँ पर बैठ जाएगा एक बच्चा और एक यहाँ पर नीचे, तो ये बल पे डिपेंड करता है ना, किसका भार ज़्यादा है तो वो ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर नीचे ये खेलते हैं इस प्रकार, तो ये सीसा कहलाता है। तो ये बल पर डिपेंड करता है बल। अगला सवाल देखते हैं, जब आप 1 ग्राम तांबा है या फिर कह सकते हो 1 ग्राम कॉपर तांबा जो पाउडर है, तो 1 ग्राम कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है? तो आपने क्या गर्म किया? कॉपर को गर्म किया और वहां पर काला पदार्थ बना, इसका कारण है कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड बन गया और जिससे ये काला रंग हो गया। अगला सवाल, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर है, इनका रासायनिक नाम पूछा है। तो चूना पत्थर, चौक, संगमरमर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट का ही ये फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा। चूना पत्थर है, चौक और संगमरमर, तो ये तीनों ही किसके हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक है। विभवांतर के लिए वोल्टमीटर करेक्ट हो जाएगा।
किस मिश्र धातु में निक्कल, तांबा और जस्ता होता है? निक्कल, तांबा, निक्कू जी, ठीक है, निक्कल, कॉपर, जिंक है। जर्मन सिल्वर में मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये सेम इस प्रकार सवाल रिपीट हो रहे हैं। दाब के मापन के लिए ऐसा यूनिट पास्कल हो जाएगा, दाब के मापने के लिए पास्कल है। और फिर यहाँ पर चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए, यानी चिप्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस बनाई जाती है? तो अक्रिय गैस रहती है, नाइट्रोजन। इसलिए ये चिप्स का जो पैकेट है उसमें ये मिलाई जाती है। दही जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऊपर आया था सवाल और ये दोबारा आ गया। यहाँ पर भी लैक्टोबैसिलस ओरियस है, आपको याद रखना जो लैक्टोबैसिलस है वो एसिडोफिलस है, दही जमने में सहायक। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो सिल्वर है, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला सवाल यहाँ पर एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल है CH3, CN इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फेरेड है वो धारिता की इकाई है, फेरेड हो जाएगी धारिता की यूनिट। अगला सवाल यहाँ पर बेडा क्यूलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? बेडा क्यूलाइन जो दवा है, ये जो बीमारी है MDR TB के इलाज के लिए इसे विकसित किया गया था। फिर सवाल है इनमें से हवा की नमी को किस में मापा जाता है? हवा की नमी को हाइग्रोमीटर में। हवा की नमी को किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। अगला सवाल यहाँ पर जो फेरेड धारिता वाला है, तो धारिता C के संधारित्र में संचित ऊर्जा E का और संधारित्र में संभावित जो विभवांतर के बीच का संबंध है वो आपको पूछा है। तो E बराबर होता है दोस्तों हाफ CV² होता है, या फिर कह सकते हो 2 इस साइड आएगा तो 2E बराबर CV² होता है। ये फॉर्मूला सही है। जब आपको धारिता और ऊर्जा साथ ही साथ विभवांतर के मध्य संबंध पूछे तो ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले से काफी सवाल यहाँ पर आए हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? तो कांसा, सीसा और टिन होते हैं। तो इनमें से यहाँ पर रोज मेटल की बात करें तो इनमें क्या रहता है? बिस्मिथ, लेड और टिन रहते हैं। 50% बिस्मिथ है, फिर 25 से 28 लेड और 22 से 25 टिन रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? यही भी सवाल रिपीट हुआ है, ओजोन परत है समताप मंडल में। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तांबे के बर्तन में हवा के संपर्क में आने पर जो हरे रंग का लेप है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इनका मिश्रण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय यानी आर्बोरियल जानवर की पहचान करें हैं। वृक्षीय जानवर है बंदर, आपको पता है एक वृक्षीय जानवर हो जाएगा। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल के निर्माण के लिए जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई है, वायरस जनित रोग है। यानी खचरा, वायरस से होने वाला रोग हो जाएगा। तो जो खसरा है इसे मीजल्स बोला जाता है और ये डिजीज हो जाती है रूबेला नामक जो वायरस है उसके कारण। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हरे शैवालों के हरित होने का कारण है क्लोरोफिल। ठीक है, हरा कलर इसका मतलब वो क्लोरोफिल है। एलिमेंट्री कैनाल जो आहार मार्ग हैं, तो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल हैं, इसके अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस और अग्नाशी रस हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंगों के द्वारा स्रावित जो रस हैं वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका, ये 2 रस है पित्त रस और अग्नाशी रस के द्वारा निभाई जाती हैं। अगला सवाल यहाँ पर बहिर्वेधी चट्टाने हैं एक प्रकार की, ये अग्निमय चट्टाने हो जाएगी बहिर्वेधी चट्टाने। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं तो उनमें हो जाएगी जो डेल्टोइड्स हैं, जो अच्छंद पेशी है वो कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। तो ये काफी बहुत से सवाल पूछे गए हैं। किसी सफेद कपड़े में लगी जो करी का दाग है सफेद कपड़े में लग जाता है तो उसको साबुन लगाने पर ये दाग है वो लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि जो साबुन की प्रकृति है वो क्षारकीय होती है, इस कारण ये लाल भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? गलत कथन से सवाल आए हैं ज्यादातर, तो एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है ये आपको पूछा है। देखिए एंजियोस्पर्म की बात करें तो फूलों की प्रजनन अंग होते हैं, उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना होता है
और इसके उदाहरण दे रखे हैं जो कोनिफर्स हैं, साइकेड्स हैं, गिंको हैं, ये एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं जो कि गलत दे रखे हैं। बाकी एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनके बीज है वो फल के अंदर ढकी अवस्था में रहते हैं और जिम्नोस्पर्म के बीज फल के अंदर बंद नहीं रहते हैं। तो जैसे फाइनस हैं, सेड्रस, ये जिम्नोस्पर्म है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थ की प्रकृति होती है, तो खट्टा है इसका मतलब वो अम्लीय हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति है वो सामान्य रूप से पाई जाती है? झाड़ी पाई जाती है रेगिस्तानी क्षेत्र में, सभी को पता होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, मैंने ऊपर भी बताया था, जो सबसे छोटी हड्डी जैसे स्टेपिस बोला जाता है, 3 × 2.5 mm की ये हड्डी रहती है जो कि मिडल ईयर की सबसे कह सकते हो मानव शरीर की छोटी हड्डी है। अगला सवाल, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज है वो जेम्स हार्ग्यूज ने की थी। जो चरखा होता है इसी टाइप से स्पिन करने का स्पिनिंग जेनी रहता है जो कपड़ा वगैरह बुनने का काम करता है। जैसे ये स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी कताई करने का फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के लिए इस प्रकार के उपकरण को विकसित किया गया था, जिसकी खोज है या फिर आविष्कार है जेम्स हार्ग्यूज ने किया था। इसका आविष्कार 1764 या फिर 1765 ईस्वी में। अगला सवाल यहाँ पर, पालक में मैंने आपको बताया था ओके, एक तो ऑक्जेलिक टमाटर है, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में होता है, एक पालक में होता है, तो पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड है, ऊपर टमाटर का भी आया था, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? चना, सोयाबीन और मछली में प्रोटीन होता है, गेहूं यहाँ पर आपका हो जाएगा जो इसका एक प्रमुख स्रोत नहीं है। केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ रिएक्शन करते हैं। अंडे की जर्दी जो पीला भाग है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? विटामिन B12 होता है। अंडे की जो पीला भाग जर्दी है उसमें 90% से अधिक विटामिन B12। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग। आगे डी से भी एक सवाल आएगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। ए से रतौंदी। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? संचरण। बाकी प्रजनन है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन है, ये आवश्यक है, और गैर आवश्यक है वो संचरण है। इनमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल। ये रिपीट हुआ, प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? तो धानी प्राणी का पूछा है तो इसमें कंगारू सही उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए धानी प्राणी क्या होते हैं, तो स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशु हैं उनको अपने पेट के पास एक बनी हुई धानी जो थैली है ना, पेट के पास ही बनी रहती है। जिस प्रकार आप कंगारू देख लीजिएगा उसमें जो वो अपने शिशुओं को रखते हैं उसी धानी में, उसी थैली में, जैसे कोला है, पोषम है, वॉम्बेट है, तो ये सभी धानी प्राणी के उदाहरण हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, जिसमें 22 जोड़ी नर और मादा में समान रहते हैं और एक आपके जो अलग है XX है मादा में और XY है वो नर में रहता है। अगला सवाल है, एक गेंडे की सींग और मानव जो बाल हेयर है उसमें जो संरचनात्मक प्रोटीन है उसका नाम क्या है? तो केराटिन हो जाएगा। केराटिन अपने मानव बाल में जो प्रोटीन है उसका नाम है केराटिन, जो गेंडे की सींग में भी। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, काफी दर्द होता है मांसपेशियों में, ऐंठन है। इसका कारण है कि वहाँ लैक्टिक एसिड का क्या है, स्टोरेज हो गया, संचय हो गया, लैक्टिक एसिड स्टोर हो गया है, इसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन आती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए एंसर की में इन्होंने जो एसेसिन जारी की थी हाइड्रोजन गलत था। ये ऑक्सीजन आपको बताऊं, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन है जो कि 46% है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो है वो सिलिकॉन की मात्रा है, फिर एल्यूमिनियम की है। ठीक है, भूपर पट्टी पर जो मेटल के केस में एल्यूमिनियम सर्वाधिक है, उसके बाद आयरन है 5.36%। तो भूपर पट्टी में एल्यूमिनियम है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। धातु का पूछे तो एल्यूमिनियम, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन अधातु है, वैसे सर्वाधिक ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन है। और अगला सवाल देखते हैं, बाकी जो खनिज के केस में है फेल्सपार बहुत बार पूछा जाता है जो कि सर्वाधिक है पृथ्वी की भूपर पट्टी पर। स्वर्ण का, गोल्ड का आणविक सूत्र है या फिर जो सिंबल है वो AU है, AG है, ये आपके हो जाएगा। सिल्वर का, एल्यूमिनियम का है, G किसी का नहीं है। ओजोन रिक्तीकरण या फिर डिप्लेशन किसके पास सबसे ज्यादा होता है? ध्रुवों पर, जो पोल्स है वहां पर ओजोन का क्षरण है, रिक्तीकरण है, काफी ज्यादा होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? मैंने ऊपर बताए थे स्तनपायी वाले जो गलफड़ों से श्वास नहीं लेते, तो व्हेल था उसमें, तो व्हेल अपने आप में एक स्तनपायी है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु में आपकी ये भी सही गलत आंसर दे रखा था इन्होंने, तो वैसे पीतल है, टांका जो शोल्डर है उसको टांका बोलेंगे, और चांदी आपको पता है मिश्र धातु नहीं, अपने आप में अलग धातु है, जैसे AG से डिनोट करते हैं, मिश्र धातु नहीं है। तो कांसा, पीतल जो टांका है नहीं, शोल्डर
वाटर मिश्र धातु हैं, ये सभी एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं। किस विटामिन की के रिकेट्स रोग है वो किस तत्व की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक रहती है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर 7 तक है वो एसिड है, अम्लीय है, और फिर आपके 7 से ऊपर जितने भी हैं वो क्षार की प्रकृति के होंगे। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है, जुगाली करता है खान भोजन को स्टोर करके, वो गाय हो जाएगा इनमें से। अगला सवाल आपके डायलिसिस से पूछा गया है कि जो क्षतिग्रस्त गुर्दा है, किडनी, आपको पूछा है कि उनके रोगियों के लिए रक्त शोधन है, तो यहाँ पर है द प्रोसीड्यूर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड है, जो अधिक मात्रा में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर एक्सेस फ्लूइड है, दरों हैं, जो रक्त को शोधन करने के लिए जो जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है उस केस में उसको डायलिसिस के द्वारा रक्त शोधन की प्रक्रिया है क्षतिग्रस्त गुर्दों के रोगियों के लिए रहती है, वो डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम अपहरण बोलते हैं हिंदी में। भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या था, प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम है गगनयान, जो कि 3 लोगों को ले जाने में सक्षम है। अगला सवाल यहाँ पर मलेरिया और काला अजार रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में मलेरिया और काला अजार दोनों हो जाएंगे। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो बहुत बार एग्जाम में कालाजार का पूछ लिया जाता है, किस परजीवी के कारण होता है, तो लिश्मानिया इस परजीवी का नाम है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया हो जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, टेस्ला किसकी यूनिट है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की मैंने ऊपर बताया था टेस्ला है, चुंबकीय प्रवाह की वेबर है, धारिका की जो फेरेड हो जाएगी, सीमेंस वाला भी था जो चालक तो। अगला सवाल देखते हैं, उपसर्ग 10⁻⁻15 की गुणनखंड के बराबर है, तो ये प्रफिक्स वाला ऊपर भी सवाल आया था, मैंने बताया था कि रिपीट होते हैं, फेम्टो हो जाएगा 10⁻⁻15, 10⁻18 है जो एक्सा एटो 10⁻−18 है, तो ये 15 पेटा है और -15 वो फेम्टो है। अगला सवाल यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, आप कंपास का करेंगे क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए, इजी सवाल था। मांसपेशी निचले पैर की हड्डियां जैसे टीबिया और फीबियस हैं तो एड़ी में पाई जाती हैं, तो ये किस मांसपेशी का पूछा है, तो जो हो जाएगी इस मांसपेशी का नाम है सोलियस, सोलियस मांसपेशी है, निचले पैर की हड्डियां हैं वहां से एड़ी तक पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किससे लेने से वो खत्म हो जाती है, खाने के बाद जो एसिडिटी गैस बन जाती है वो किसके लेने से खत्म हो जाती है, बेकिंग सोडा, आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर सवाल भी आया था, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा है, ये लेने से एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, स्वाइन फ्लू है H1N1, जो सुअर से फैलने वाली बीमारी स्वाइन फ्लू। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड, तो जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण जो टाइफाइड रोग होता है, तो बैक्टीरिया जो टाइफाइड एक तरीके से जो बुखार आता है, फीवर रहता है, ये सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, यानी यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो संक्रामक रोग हैं, क्षय रोग हैं, जैसे टीबी रोग आप कहेंगे, ये टीबी हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ लें कि टीबी संक्रमण जो संक्रमित रोग हो जाएगा वो खांसने, छींक या फिर सांस से फैलता है, तो ये क्षय रोग है जो कि संक्रामक है। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, पारिस्थितिका पूछा है, तो जैविक और अजैविक दोनों ही घटक है, तो जीवित जीव और भौतिक कारक इसमें अजैविक घटक के केस में हो जाएगा, भौतिक कारक है वो पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। अगला सवाल है, पीएच स्केल का उदासीन वैल्यू है 7 उदासीन होता है, 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है, 7 से कम अम्लीय रहता है, तो 7 के बराबर है वो उदासीन न्यूट्रल है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 3R है, इन 3R का मतलब क्या है, RRR, RRR, एक R का मतलब है रिड्यूस, उसके बाद रिसाइकल और फिर रीयूज है, ठीक है, रिड्यूस करो, रिसाइकल करो और दोबारा यूज करो। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, कैटनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। अब कैटनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, श्रृंखलन कह सकते हो। अब देखें बहुत से यौगिक है वो कार्बन से जुड़े, जैसे CH3, अब कार्बन से बहुत सी इस प्रकार से जुड़े रहते हैं क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन ये आगे से आगे जुड़ता जाता है, जैसे कैटनेशन का गुण बोलेंगे वो कार्बन में सबसे अधिक होता है, श्रृंखलन का गुण रहता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक साधारण पेंडुलम T की अवधि और उसकी लंबाई L के बीच का संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए जो आवर्तकाल T बराबर रहता है 2π√L/G रहता है, ये इस आवर्तकाल का सही फॉर्मूला है पेंडुलम के केस में। अगला सवाल, निकट दृष्टिता जिसे मायोपिया बोला जाता है उनसे संबंधित कथन सही कौन सा नहीं है, तो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया,
और प्रभावित आंख में दुरुस्त वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। पूछा सही नहीं है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, नाम से उल्टा होता है, यानी निकट की वस्तु है इन्हें स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की अस्पष्ट है, तो वो व्यक्ति है कुछ मीटर से दूर नहीं देख पाता है। इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस से ठीक होता है, ये भी सही है। तो इसमें आगे बनता है, रेटिना के पीछे नहीं बनता है, तो ये वाला आपकी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, ऊपर मैंने बताया ग्रीन हाउस गैस का सेम रिपीट हुआ है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है और शुद्ध जल का पीएच है वो उदासीन रहता है, तो 7 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है, रात को चलने वाला, तो वो चमगादड़ हो जाएगा, निशाचर जानवर हैं। और चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं चमगादड़, जिसके कारण वो रात्रि को गमन कर सकते हैं। जो भी उनके सामने ऑब्जेक्ट आता है वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, वापस टकरा के आती है तो उनको पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नालियों वगैरह को, पाइप वगैरह को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है एक तो बार साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट है उसमें किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पाइपों को खोलने के लिए ड्रेन क्लीनर के रूप में भी किया जाता है। एक दोस्तों इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बहुत बार एग्जाम आ जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो आपके घाव लग जाता है उसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं तो वो आपकी एक तरीके से सफ़ेद फॉर्म निकलता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है, जो एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग त्वचा पर कोई कटौती खरोंच या पर जल जाता है तो उनके संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू है किलो जूल में व्यक्त की जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा करता है? मनुष्य शीर्ष स्तर का पूछा है। अगला यहाँ पर है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम होता है, उस केस में दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो क्षुद्र ग्रह है वो मार्स और जुपिटर के मध्य है, इनके मध्य है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के मध्य। रंबिक सल्फर प्रकृति में क्रिस्टलीय है और आकार में कैसा है? रंबिक सल्फर आकार में ओक्टाहेड्रॉन है और प्रकृति में क्रिस्टलीय है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरास्ट्रटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पति के नाम है? तो ये दोस्तों जो अजादिरास्ट्रटा इंडिका है ये आपके जो नाम है वो नीम का है, नीम का वैज्ञानिक नाम है अजादिरास्ट्रटा इंडिका। अगला सवाल देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था? ये अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सभी को पता होगा, तन्यता के केस में गोल्ड सोना है वो सबसे अधिक तन्य है। आप कह सकते हो जो 1 ग्राम सोना है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, तो यानी कितना ये तन्य है। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिकीय संलयन आपको यहाँ पर दे रखा है स्टेटमेंट, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में नाभिकीय संलयन की बजाय नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन है जो सूर्य है, तारे हैं, इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है, ये सही है। ये नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो आप कहेंगे तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, मतलब काफी ज्यादा ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है जो नाभिकीय विखंडन की तुलना में ज्यादा है नाभिकीय संलयन में। और एक स्टेटमेंट है, इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित बिजली नाभिक के विखंडन से प्राप्त बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार्य और अर्थक्षम है। वाणिज्यिक रूप से इसका कम व्यवहार्य यूजफुल है। अगला सवाल है, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन रिपीट हुआ है, केराटिन इस प्रोटीन का नाम है। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभावना है? तो इनमें से आपका हो जाएगा सब्जी का जो छिलका है उसका रिसाइकलर है वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा। जो एल्कोहल बनता है वो किण्वन के द्वारा ही होता है। डीजल किसका उदाहरण है? अवक्षेपण का उदाहरण है। डीजल है वो अवक्षेपण का उदाहरण है। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन हो जाएगा, जल संचयन। इजी सवाल था। चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर आप सेम सवाल आया था, अलग था उसमें चौक और संगमरमर है, इन सभी का साथ था, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है वो टाइटन है
और ऊपर मैंने आपको गैनीमेड का जो आया था जो जुपिटर का है सबसे बड़ा मून हो जाएगा, और दूसरा है वो टाइटन है। तो आपको पूछा टाइटन किसका मून है, टाइटन है सैटर्न का, शनि का मून है वो टाइटन है। अब जो मून की बात हो रही है एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, मंगल के 2 है, फोबोस और डिमोस है, मंगल के 2 मून। सबसे अधिक मून है वो सैटर्न के 82, जुपिटर के 79 है। अब आपको पूछ ले कौन से 2 ग्रहों की कोई भी मून या फिर उपग्रह नहीं है, तो मरकरी MV, मरकरी और वीनस इनके कोई भी चंद्रमा नहीं है। मरकरी यानी बुध का और शुक्र का, बुध शुक्र के कोई भी मून नहीं है। अर्थ का 1 है, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14, प्लूटो जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसके 5 मून है। अगला सवाल, उपसर्ग 10⁻15 को पेटा बोला जाता है, एक्सा 18 था, -15 फेम्टो है, एटो -18 10⁻। तो ये सभी प्रीवियस आ भी चुके हैं। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, पारिस्थितिकी के निर्माण में जैविक और अजैविक घटक दोनों ही शामिल होते हैं। अगला सवाल है LED शब्द है, तो LED शब्द जिसका पूर्ण रूप क्या है, जिसका आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल भी मिला है। LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड LED है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों के प्रकार का वर्णन करता है, तो प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो हैं स्थानिक प्रजातियां। अधिकांश अंगूरों में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक और मैलिक एसिड, अधिकांश जो अंगूर हैं उनमें टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नमक का रासायनिक नाम आपको पूछा है, सोडियम क्लोराइड, इजी हो जाएगा। और फिर देख लेते हैं, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग है वो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, सूर्य की उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और फिर यहाँ पर आपका अंतिम सवाल, जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, तो पार्श्विक कोशिकाएं हैं इनके द्वारा जठर अम्ल है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल आपके 270 साइंस के सवाल कवर हो चुके हैं जो कि SSC GD एग्जाम 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 को कंडक्ट हुआ था, इन सभी 54 सेट में पूछे गए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका यदि SSC GD जो शेड्यूल आ गया है तो कमेंट कर देना कि आपका एग्जाम कब है। और बाकी सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक जिनका SSC GD का एग्जाम है, और जल्दी आपको SSC GD में पूछे गए 2019 के एग्जाम्स के सारे GK के सवाल हैं उसका अलग से वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वो भी ज्वाइन कर देना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो जिससे आपका जो स्कोर है वो 50% तैयारी टेस्ट सीरीज से कंप्लीट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो मैथ वगैरह की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी फायदा मिलता है। और टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, हमारे रेफरेंस TTG के कूपन कोड यूज करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 30% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये भी टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट से इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं मिलता हूं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।